आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो बरसों क़ब्ल नाकाम हो गया था और साथ ही साथ सियासी गलियारों में भटकता हुआ नफ़रत को फ़रोग़ दे रहा था। वो शख्स अपने आप को बड़ा बनाने की काविशों में था, ताहम उसने अपने घर को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया। अब बीवी को कौन छोड़ता है ये तो आप सभी जानते हैं। जो बीवी के काबिल नहीं होता वो बीवी को छोड़ देता है। ताहम ऐसा ही कुछ हमारे एक बड़े वज़ीर ने किया था। ताहम उसके बाद नफ़रत को इस तरह फैलाया गया कि हर तरफ हिंदुस्तान में नफ़रत की हवा चलने लगी और फिर मोदी जी वज़ीर आज़म की जलीलुल क़द्र कुर्सी पर विराजमान हो गए। अब जबकि एक सा सिविल कोड की बात आती है तो एकाएक मोदी जी को मुसलमान भाई बहन लगने लगते हैं। अब जिसका कोई पता नहीं, घर घाट नहीं, तो ऐसे शख्स की बात को कौन मानेगा। ताहम वो अपने हवारियों के दरमियान तकरीर करते हुए कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई बहनों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उनके उम्मीदवारों को भेजा जाएगा और उनकी जहनसाजी की जाएगी। ताहम अब हालात ऐसे हैं कि हम देख रहे हैं लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। ऐसे में मोदी सरकार को एक सा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद आ रही है और अब डूबती बीजेपी को सिवाय एक सा सिविल कोड के कोई बहाना नहीं है कि इस डूबती कश्ती को बचाया जा सके। अब ये तमाम मामला है क्या, भोपाल में उन्होंने क्या कहा, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत आरएसएस और बीजेपी जो मुल्क को अलल ऐलान हिंदू स्टेट बनाने की वकालत करते हैं, राम मंदिर की तामीर के साथ एक सा सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। हिंदुत्व नज़रिए के हामिल अफराद बरसों से मुतालिबा कर रहे हैं कि मुल्क में हर तरह के पर्सनल लॉ को ख़त्म करके मुश्तरक क़ानून को नाफिज किया जाए। मई 2014 से इस मुतालिबे में शिद्दत पैदा हो गई और अपने इस पुराने मौक़िफ़ के साथ सामने आने लगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो शरई क़ानून नाफिज हैं उनमें से बास की बिना पर ख़वातीन और बच्चों के बहुत से हुकूक़ ज़ाय हो रहे हैं। इसलिए इसके सद्देबाब के लिए क़ानून शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ के बजाय मुश्तरक सिविल कोड नाफिज किया जाए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 19 मार्च 2018 को एक अवामी अपील जारी की गई। इस अपील में ये कहा गया है कि मुल्क के शहरी और सरकारी और गैर सरकारी तंजीम और इदारे एक सा सिविल कोड, हर शहरी के लिए एक सा क़ानून, चाहे वो किसी भी मज़हब और तहज़ीब व सक़ाफ़त से ताल्लुक़ रखता हो, से मुताल्लिक़ किसी भी क़ज़िये के हवाले अपने राय बज़रिए ख़त या ईमेल लॉ कमीशन को भेजें। हमारे ख़्याल में हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क के शहरियों के लिए एक सा सिविल कोड का निफाज निहायत ही गैर मुनासिब इक़दाम होगा। एक सा सिविल कोड इस अजीम मुल्क के शहरियों की किसी मुसीबत और परेशानी का मुदावा नहीं है, बल्कि इस तरह का आइन हिंदुस्तान जैसे कसीरुल सक़ाफ़ा और मुख्तलिफ़ मज़ाहब वाले मुल्क में बड़े पैमाने पर बदनज़मी और अफरा तफरी, इंतशार और गड़बड़ी का सबब होगा। इसलिए हिंदुस्तान के हर मुअज़्ज़ज़ शहरी की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस पर तवज्जो दें और पूरे तौर पर एक सा सिविल कोड के फ़िक्र व ख़याल की मुखालिफत करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान का कोई इम्तियाज़ और हुस्न व जमाल नहीं होगा, बल्कि जमहूरी हिंदुस्तान का हुस्न व जमाल कसरत में वहदत है। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के शहरियों में मुख्तलिफ़ मज़ाहब व अदियान के मानने वाले, रंग बिरंगी तहज़ीब व सक़ाफ़त के पैरोकार और मुख्तलिफ़ ज़बानों के बोलने वाले पाए जाते हैं। खुशी की बात यह है कि ये आज़ादी उन शहरियों को मुल्क के आइन की दफ़ा 25 देता है और हर कोई इस दफ़े से फ़ायदा उठाते हुए अपने हक़ का इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद की ज़बान बोलते हैं, अपने पसंद के मज़हब का इत्बा करते हैं और अपने पसंद का लिबास और पोशाक ज़ेब तन करते हैं। किसी भी शहरी को उनके इख्तियार से कोई शख्स नहीं रोक सकता। हिंदुस्तानियों की मुख्तलिफ़ तहज़ीब व सक़ाफ़त, दर्जनों बोली जाने वाली ज़बानें और मुख्तलिफ़ मज़ाहब का इत्बा सरज़मीन हिंद पर कोई नई बात नहीं है।
बल्कि ये सब हज़ारों साल से चले आ रहे हैं। ये सब रंगारंगी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से इस तरह का जुम्न है कि कसरत में वहदत हिंदुस्तान की शनाख्त बन चुकी है। अगर एक साथ शहरी आइन लाया जाता है तो ये हिंदुस्तान की शनाख्त पर हमला तस्वुर किया जाएगा। हिंदुस्तानी समाज सदियों से हर सुबह और शाम इसका मुशाहिदा कर रहे हैं कि हिंदू भाइयों के मंदिरों में शंख बजाया जाता, मुसलमानों की मस्जिदों से अज़ां की आवाज़ें आ रही हैं, ईसाइयों के चर्चों से घंटी की आवाज़ आ रही है। इसी तरह सिखों और बुद्धों के माबुद से मुख्तलिफ़ आमाल और सरगर्मियों को अंजाम दिया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ़ समाज अफराद अपनी मजहबी तालीमात और अपने तहजीब और सकाफ़त के मुताबिक शादी ब्याह के रसूम और तक़सीम तरका जैसे मामलात को अंजाम देते हैं। योम आज़ादी और योम जमहूरिया की तक़ारीब की मुनासिबत से मुख्तलिफ़ सूबों की मुख्तलिफ़ तहजीब और सकाफ़त वाले प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं और नाज़रीन उनसे खुशी खुशी लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए दीदार करते हैं। मेरे ख़्याल में ये सब रंगारंगी हिंदुस्तान के हुस्न जमाल को दोबारा करता है। हिंदुस्तान कोई मादूद चंद लोगों का ज़ाती मकान नहीं है कि वहाँ हर एक के लिए एक ही तरह के चंद कानून बआसानी बना दिए जाएँ और सबको इंतबाह दिया जाए इस पर अमल करो। हकीकत यह है कि आबादी के एतबार से हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में दूसरे नंबर पर है और इसकी आबादी तकरीबन 125 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। फिर इतनी बड़ी आबादी को एक तरह के आइन की रस्सी में कैसे बांधा जा सकता है? ये भी सवाल पैदा होता है कि इस एक सा शहरी क़ानून में हम किस तहजीब व सकाफ़त और किस मज़हब और किस लाइफ स्टाइल को शामिल करें और किन को छोड़ेंगे। क्यों? ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि बड़े एहतराम के साथ इसमें सारे मज़ाहब व अदियान की रिवायतों और तहजीब व सकाफ़त को जगह दी जाए। और अगर हम किसी एक ख़ास मज़हब व तहजीब की पैरवी करते हुए इस क़ानून को तरतीब देकर सारे शहरियों पर नाफिज करना चाहेंगे तो ये निहायत ही दुश्वार, कठिन और नाकाबिल कबूल होगा, बल्कि खाना जंगी सी सूरत हाल हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में जिन अदियान व मज़ाहिब के भी पैरोकार हैं वो अपने अदियान व मज़ाहब से जज्बाती ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपने मज़ाहिब और तहजीब व सकाफ़त के हवाले बहुत ही हसास और मजबूत हैं। इनमें से कोई भी अपने मज़ाहिब व इफ़कार और तहजीब व सकाफ़त के हवाले से किसी भी मफाहमत और समझौते पर तैयार नहीं होंगे। ये बात भी नोट किए जाने के काबिल है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट ही नहीं रहते हैं, बल्कि बहुत से ऐसे कबायली बाशिंदे भी हैं जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ खित्ते और इलाक़े में रहते हैं, जिनके अक़ायद और तहजीब व तमद्दुन इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं। वो अपने तहजीब व सकाफ़त और रवायतों के साथ सदियों से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इन रवायतों से दस्तबरदार होकर वो किसी दूसरे क़वानीन हयात से मुतमईन नहीं हो सकते हैं। यही सब वो बातें हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक साथ सिविल कोड की तरफ हमारा एक इंच भी बढ़ना अफरा तफरी और बदनज़मी को जन्म देने के बराबर होगा। ये अमर वाक़या है कि मुख्तलिफ़ शहरियों के ज़रिए मुख्तलिफ़ तहजीब व सकाफ़त की नुमाइश, मुख्तलिफ़ ज़बानों का बोलना या फिर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब व अदियान पर अमल करना हम हिंदुस्तानियों के मसाइल व मुश्किलात नहीं हैं, बल्कि ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमारे असल मसाइल व मुश्किलात मुल्क में दिन ब दिन बढ़ती बेरोज़गारी, मुफलिसी व गुर्बत और तंगदस्ती व मफलूकुल हाली की बड़ी वजह है। इस 21वीं सदी में नाखानदगी और बेरोज़गारी का दिन ब दिन बढ़ना हमारे रहनुमाओं की खिदमत और उनकी कारकर्दगी का पर्दाफाश करता है। मोदी जी को चाहिए कि पहली फुर्सत में नाखानदगी और बेरोज़गारी की बढ़ती शरह पर काबू पाया जाए। इसी तरह बहुत से वो मसाइल और मुश्किलात हैं जिनका शहरियों को रात दिन सामना करना पड़ रहा है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला, बेरोज़गारी, तालीमी इदारों की कमी और किसानों की ख़ुदकुशी। ये वो मसाइल और मुश्किलात हैं कि हुकूमत को इन पर फ़ौरन तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन मुश्किलात से शहरी मुस्तकिल जूझ रहे हैं। अगर हम इन मुश्किलात को हल कर लेते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर शहरी अमन व अमान और सुकून व इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकेगा। इन दिनों मॉब लिंचिंग के वाक़यात में इजाफ़ा होने लगा है, उसे रोकना मोदी की ज़िम्मेदारी है। मॉब लिंचिंग सिर्फ चंद मफाद परस्त लोगों की वजह से हो रहे हैं, इसका अंदाज़ा हर ज़ी शऊर और मुहब्बे वतन शहरी ने इन दिनों बिहार में देखा है और आए दिन देख रहे हैं। हुकूमत
मॉब लिंचिंग पर कंट्रोल करने में अक्सर नाकाम दिखाई देती है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है। इसी तरह ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सूरत हाल कोई खुश आयन नहीं दिख रही है। जब भी अखबार उठाएं या टीवी पर कोई चैनल ऑन करें तो आपको कुछ ना कुछ इस तरह की खबर का सामना करना ही होगा कि आज फलां जगह पर एक रास्ते से गुजर रही खातून के साथ ऐसा वैसा हादसा पेश आया। बस या ट्रेन में सफ़र कर रही एक खातून के साथ इस्मत दरी का वाक़या पेश आया। इस तरह के वाक़यात मुस्तकिल वाक़ हो रहे हैं, मगर हुकूमत इन ख़वातीन के हवाले से मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में नाकाम है। अब मोदी जी अपना खुद का घर नहीं रखते और वो गरीबों के घर बसाने की बात करते हैं, और फिर अपने कारिंदों को कह रहे हैं कि मुसलमानों के दरमियान जाएं और उनकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। एक साथ सिविल कोड मुल्क की बेहतरी के लिए है। ये शर्म का मुकाम है कि हमारे रहनुमा गुर्बत भगाने और तालीमी व इक़्तिसादी तरक्की की बात करने के बजाय एक साथ सिविल कोड जैसे मौजू पर बहस व मुबाहसे में अपनी तवानाई सर्फ करते नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हर शख्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क के मौजूदा सेक्युलर आइन की बका, वकालत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएँ। एक साथ सिविल कोड मुल्क के मफाद में नहीं है, इसलिए हर शहरी को चाहिए कि वो खुलकर एक साथ सिविल कोड की मुखालिफत करें। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को दलित और मुसलमान अपने ख़यालात रवाना कर रहे हैं, लेकिन अलमिया यह है कि कुछ नाम नहाद मुस्लिम ख़वातीन व हज़रात भी फ़िस्तायत की हमनवाई में मसरूफ़ हैं, जिनका मकसद हुसूल आसाइश के सिवा कुछ नहीं, जिनकी आँखें सरकारी तरगीबात ने चिक्का चून कर दी हैं। उन्हें ख़ुद के सिवा कुछ और नज़र ही नहीं आता। ऐसे में मिल्लत के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है कि वह हर मुमकिन हद तक तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए कमर बस्ता हो जाए और अपने फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख कर इत्तेहाद का मुज़ाहरा करे, क्योंकि आज मुल्क को एक साथ सिविल कोड की नहीं बल्कि एक साथ इंसाफ की ज़रूरत है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने
पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा।